हाँ, एक दोस्त ने मुझे बताया कि इधर थोड़ा नेगेटिव एनर्जी रहती है। आप समझ ही होंगे कि भूत का वास है एंड ऑल। बट मैं सब पे एकदम ही बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसने मुझे रात के टाइम पे ये स्टोरी बताई थी एंड मैं काफी ज्यादा डर गया था। एंड 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी, आप बिलीव नहीं करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक ऐसा टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि काफी लोग क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए। वो है मेरा वर्क एक्सपीरियंस इन एसबीआई। मैंने 4 मंथ्स एसबीआई में काम किया, तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 4 मंथ्स एसबीआई में काम किया था। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि एसबीआई में काम होता क्या है। एसबीआई वर्क, एक क्लर्क का क्या काम होता है, देन पीओ का क्या काम होता है, देन दोनों में डिफरेंस क्या है, मीन्स काम वाइज डिफरेंस या रेस्पेक्ट वाइज डिफरेंस। और को बहुत लोग सोचते हैं क्लर्क में रेस्पेक्ट है भी या नहीं। फिर इसमें प्रेशर क्या रहता है, मीन्स वर्क प्रेशर, देन एनवायरनमेंट कैसा होता है। इससे बहुत अच्छे से लिख नहीं पाता मैं। एंड मेरे बाकी भी कुछ कुछ एग्जाम्स क्लियर हुए थे लाइक आरआरबी, पीओ एंड ऑल। तो मैंने पीओ छोड़कर एसबीआई क्लर्क क्यों चुना, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप जैसे जब बैंक में एंटर करते हो, काफी ज्यादा काउंटर्स होते हैं। कोई काउंटर्स होता है, किसी किसी में कैबिन्स होते हैं। तो जो भी आपके काउंटर में बैठे रहते हैं, आप किसी के पास आते हैं कैश लेने के लिए या एनईएफटी आरटीजीएस कराने के लिए। लिख देता हूँ, कैश, एनईएफटी आरटीजीएस, चाहे केवाईसी के लिए जा रहे हो, अकाउंट ओपनिंग के लिए जा रहे हो, देन क्लोजिंग के लिए जा रहे हो। मीन्स जितने भी मिसलिनियस काम है जो काउंटर्स में होते हैं, वो एक काम है हमारे एसबीआई क्लर्क या जूनियर एसोसिएट कह लो। तो क्लर्क सुन के काफी लोग के मन में याद है क्या नौकरी कर रहा है, क्या पियोन है या कुछ है। बट इट इज ऑल्सो वेरी मच रेस्पेक्टेबल जॉब। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्लर्क तो ज्वाइन करना ही नहीं। जब भी पीओ मेरा होगा तभी मैं ज्वाइन करूंगा। मेरी ये मेंटेलिटी थी, क्योंकि एक क्लर्क वर्ड मुझे सुन के काफी ज्यादा अजीब लगता था। ऐसा लगता था कि लोग चिढ़ाएंगे। लेकिन जब मैं एंटर किया, मुझे पता चला सब लोग अंदर के सर सर करके आपको बुलाएंगे। बाहर के लोग भी आपको सर सर करके बोलेंगे। एंड आपको काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। एंड सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा गेन होता है एंड काफी कुछ सीखने को मिलता है। काफी कुछ लर्न कर लेते हो आप उस फेज में। आपके पास प्रेशर हैंडल करने की एक शक्ति आ जाती है, प्रेशर हैंडलिंग। क्योंकि इतने ज्यादा कस्टमर से आपको डील करना पड़ता है। आपके जैसे काउंटर में कोई कस्टमर आ गया, ये उसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो सब आपको, आप अगर खुद नहीं जानोगे तो उसका कैसे सोल्व करके दोगे। तो मेनली ये काम होता है। और भी काफी ज्यादा काम है, वो तो अलग है। मैं मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ कि ये तो मतलब मेन काम है जो कि आपको फ्रंट एंड में बैठ के करने पड़ते हैं। और अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पीओ कहाँ बैठते हैं, पीओ से ऊपर वाली पोस्ट क्या होती है, वो लोग कहाँ बैठते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर काउंटर बने हुए होते हैं, तो कोई कोई पीओ होता है कि हम लोग के साथ ही बैठेगा। लाइक एक क्लर्क ये काउंटर में बैठा है, पीओ पीओ ये काउंटर में बैठा है, देन पीओ के ऊपर वाला इस काउंटर में बैठा है। जैसे पीओ से ऊपर ले लो स्केल 2 ऑफिसर, देन दूसरा कोई और एक क्लर्क है, वो इधर बैठा है। कहीं पे कैश ऑफिसर बैठा है। तो इस तरह काफी ज्यादा होते हैं। और कैबिन में कौन बैठता है अभी आप पूछोगे, तो कैबिन में सब लोग नहीं बैठते। जो उधर का ब्रांच मैनेजर होता है, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर बैठते हैं। अभी आप पूछोगे कि ये ब्रांच मैनेजर ये पीओ से कितना बड़ा होता है, मतलब पीओ से कितनी पोस्ट आगे होता है। तो उसके लिए मुझे आपको पूरी एसबीआई की हायरार्की समझानी पड़ेगी। तो थोड़ी मैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जैसे कि एक क्लर्क हो गया, देन पीओ हो गया। पीओ आपको 2 साल रहना पड़ता है, फिर आप स्केल 1 बन जाते हो, परमानेंट स्केल 1। देन उसके बाद आता है स्केल 2 ऑफिसर। मैं खाली 1 2 लिख देता हूँ, देन 3, देन 4। तो क्या होता है स्केल, जैसे 4 हो गया चीफ मैनेजर, और ये स्केल 3 ऑफिसर। और ये 1 2 3, ये डिपेंड करता है। कोई भी बैंक ले लो, उसकी ब्रांचेस छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो छोटी ब्रांचेस में कभी कभी आपको देखने मिलेगा स्केल 1 का ऑफिसर ही ब्रांच मैनेजर बना हुआ है। कभी कभी आपको मिलेगा स्केल 2 का ऑफिसर ब्रांच मैनेजर, कभी मिलेगा स्केल 3 का ऑफिसर ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच के साइज पर डिपेंड करता है।
और कहीं कहीं रहती है स्केल 4 ब्रांच, वहां पे ब्रांच मैनेजर नहीं होता बट चीफ मैनेजर होता है। वो चीफ मैनेजर को ही उस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो ये स्केल 4 के बाद आएगा आपका एजीएम, उसके बाद आएगा आपका डीजीएम, देन आपका जीएम। आप ये समझ गए होंगे कि ए मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डी मतलब डिप्यूटी जनरल मैनेजर, देन जी मतलब ओनली जनरल मैनेजर, फिर आपका और आएगा सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद एमडी सीईओ ये सब तो है। तो मैं इतना डिटेल में इसको नहीं बता रहा, बस आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक क्लर्क के साथ ही पीओ एंड बाकी स्केल 2 स्केल 1 स्केल 2 जो भी ऑफिसर्स रहते हैं सब एक साथ रहते हैं, बस ब्रांच मैनेजर के एक अलग से केबिन के रहता है। एंड कभी कभी क्या होता है, स्केल 1 एंड स्केल 2 ऑफिसर में से भी कोई कोई होता है फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर वो होता है जिसको फील्ड जिसको थोड़ा बहुत फील्ड वर्क करना पड़े, लाइक कोई एनपी हो गया तो एनपी रिकवरी के लिए एक ऑफिसर जा रहा है तो उनको फील्ड ऑफिसर अलग से जो लोन डिपार्टमेंट देखता है। तो हर ब्रांच का अलग अलग रहता है, ऐसा नहीं कि हर फील्ड ऑफिसर को भी एक कैबिन दिया जाए, लेकिन ज्यादातर एक फील्ड ऑफिसर को भी एक अलग से कैबिन मिलता है। तो आई होप कि आप ये सब हायरार्की समझ गए होंगे। एंड अभी आप पूछोगे कि पीओ का क्या काम होता है या उससे ऊपर वालों का क्या काम होता है। सबको अलग अलग काम दिया जाता है, कभी कभी पीओ को भी क्लर्क वाला काम करना पड़ जाता है या क्लर्क को भी पीओ का काम करना पड़ जाता है। ऐसी भी सिचुएशन आती है, लाइक अगर कोई एब्सेंट है तो उनका काम तो करना ही पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हो कि पीओ एंड ऑफिसर लोग का क्या काम होता है, उन्हें क्या काम करना पड़ता है क्या नहीं, देन उसके लिए भी बताता हूँ। सपोज कोई क्लर्क है, उसने जो भी काम किया वो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए पीओ के पास या फिर कोई ऑफिसर के पास। तो ये उन्हें वेरीफाई करेंगे देन अप्रूवल देंगे। एंड ऐसा नहीं है कि इनका खाली अप्रूवल का ही काम है या वेरीफाई करते रहेंगे दिन भर, ऐसा भी नहीं है, उन्हें ढेर और भी ज्यादा काम रहते हैं। कोई लोन पास करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो हजार काम रहते हैं, उसमें से ये भी एक वेरिफिकेशन वाला भी एक काम है। तो इतना काम तो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ कुछ प्राइवेसी भी रहती है। तो जितना बता रहा हूँ आई थिंक उतना काफी रहेगा आपको जानने के लिए। एंड सैलरी की बात करूँ तो एक पीओ की सैलरी एक क्लर्क की सैलरी से ऑलमोस्ट डबल रहती है। मैं देखता हूँ शायद एक सैलरी के ऊपर भी एक सेशन लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास एक नए क्लर्क की सैलरी स्लिप भी है एंड एक नए पीओ की सैलरी स्लिप भी है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी कभी शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि आपको भी पता चले कि कितनी सैलरी थी और क्या पता पढ़ने का मोटिवेशन भी किसी किसी का हो सकता है सैलरी देखकर। तो अभी बात करते हैं वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रेशर की। अगर एनवायरनमेंट की बात करूं तो काफी अच्छे हैं सब, जितने भी लोग होते हैं जैसे हम लोग स्टाफ में यूनिटी अच्छी होती है, सब एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, काफी अच्छा होता है एनवायरनमेंट। एंड वो पर्सन टू पर्सन एंड ब्रांच टू ब्रांच डिफर भी करेगा, लेकिन जितने लोग भी जैसे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है या जितने भी मैंने सुने हैं सब लोग का अच्छा ही होता है ऑलमोस्ट। एंड एनवायरनमेंट की बात करूँ जैसे अंदर का एसी रूम होता है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील आपको लगेगा। बट प्रेशर वाइज अगर बात करूँ तो काफी ज्यादा रहता है। कोई भी कमर्शियल बैंक हो आपको प्रेशर ज्यादा देखने मिलेगा ही, लाइक इतने कस्टमर्स आएंगे, वर्किंग कस्टमर्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा और कुछ करने के लिए। ऑफिस में तो आप और कुछ हार्डली कोई टाइम निकाल पाओगे करने के लिए। एंड कभी कभी आपका माइंड इतना फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है कि घर में जाकर भी आप और कुछ ना कर पाओ अगर आपके मन में हो भी। बैंक के अलावा कोई अदर फील्ड में भी वर्क करना चाहते हो, मीन्स पार्ट टाइम नहीं बोल रहा, कोई हॉबी हो या कुछ भी हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड कोई कोई कर भी पाएंगे जिससे कि प्रेशर झेलने की आदत है या कुछ भी बोल लो। एंड इसका एक एडवांटेज भी है कि आप इतना प्रेशर हैंडल करते हो कि आपको सबसे डील करने का तरीका आ जाता है। एंड ऐसी ऐसी टेक्निक आपको पता चलती है डील करने की कि वो आपके पूरी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ काम आएगी, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी भी टाइप का वर्क हो, सब चीज में वो काम आएगा। वो आपका स्किल एक डेवलप हो जाता है। एंड कोई कोई ऐसा भी होगा कि जो अभी एसबीआई में है या किसी भी बैंक में है आईबीपीएस के, तो एंड वो सभी लोग जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई कोई बैंक में है, मैं उनको भी एक बार बताना चाहूंगा कि आप कोशिश करते रहो कि एक रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम क्रैक करने की, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो तो आपको क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, इतना प्रेशर भी नहीं होगा एंड आपको और कुछ काम करने की भी इच्छा काफी ज्यादा रहेगी। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट जो चाहते हैं कि हमें थोड़ा शांति से रहना है या और भी कुछ करना है, मैं खाली उनके लिए बोल रहा हूँ। और किसी किसी को अगर पूरा लाइफ एक्सप्लोर करना है, लाइक ही कैन हैंडल प्रेशर वेरी वेल, देन कमर्शियल बैंक्स आर बेस्ट फॉर देम। एंड अभी मैं बताता हूँ कि मैंने पीओ छोड़कर क्लर्क को क्यों ज्वाइन किया। बिकॉज मुझे पता चल गया था एक आरटीए, जैसे कि मैंने बताया कि फाइल की थी, एंड आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट मुझे पता चल गया था कि मेरा इसमें मैं रैंक 1 है, मीन्स ऑल नॉर्थ ईस्ट में मेरा रैंक 1 आया है, ये मुझे पता चल गया। तो ये पता था कि सिलेक्शन तो होना ही है, चाहे आज हो चाहे कल हो, मेरा सिलेक्शन तो आरबीआई में होना ही है, ये मैं गारंटीड था। तो चक्कर क्या होता है, अगर आप पीओ को ज्वाइन करते हो देन एक
बोन साइन करवाया जाता है। वो कुछ ईयर्स का रहता है, लाइक 2 ईयर्स 3 ईयर्स, हर बैंक टू बैंक डिफर करता है। एंड उससे पहले अगर आप उसे छोड़ोगे देन यू विल हैव टू पे एन अमाउंट। वो अमाउंट 2 to 3 lakhs हो सकती है। मीन्स इसके इसके बीच में कहीं पे लाई करती है। अभी एक SBI PO छोड़कर हमारे RBI असिस्टेंट ज्वाइन किए हैं 2 जन, तो उनको पे करना पड़ा था 2,36,000। तो आप समझ सकते हैं कितना हैवी अमाउंट है। तो मुझे पता था कि मुझे आज नहीं तो कल RBI असिस्टेंट में जाना ही है, जब भी ज्वाइनिंग डेट आ जाए। एंड ज्वाइनिंग डेट अटकी हुई थी, लाइक कुछ केस चल रहा था उसके लिए भी। एंड कोरोना का भी पता नहीं था कि कब सेकेंड वेव आ जाए, कब थर्ड वेव आ जाए। इसलिए मैंने बेटर समझा कि मुझे क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि उसमें कोई बोन अमाउंट जैसा कुछ होता नहीं है। खाली हमें नोटिस पीरियड एक सर्व करना आता है, लाइक 14 days का नोटिस पीरियड है। अगर आप परमानेंट हो गए तो 30 days का। आप वो 3 दिन पहले बता दो या उतने दिन की सैलरी दे दो, तो 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। इसलिए मैंने क्लर्क ज्वाइन किया एंड मेरा डिसीजन काफी अच्छा साबित हुआ। 4 मंथ के बाद 4 मंथ हो गए थे एंड मेरा एक एक अमाउंट भी मुझे नहीं देना पड़ा, मीन्स 1 रुपये भी मुझे नहीं देना पड़ा। एंड एक चीज तो बताना भूल गया, आप लोग पूछ रहे होंगे कि टाइमिंग कितनी होती है, मीन्स आपको कब जाना पड़ता है एंड आपकी छुट्टी कब होती है। तो लाइक 10 बजे का टाइम होता है, लाइक कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें पहुंचना होता है 9:30, ताकि कुछ लॉगिन करेंगे, कुछ सिस्टम लॉगिन करेंगे, तो उसमें भी टाइम लगता है। कोई कोई तो ऐसा है कि 10 बजे भी आएगा, लेकिन 10 बजे आएगा एंड वो 15 मिनट या आधा घंटा सिस्टम लॉगिन में लगाएगा, तो कस्टमर रुका रह जाएगा। तो ये आपके ऊपर, आप कस्टमर को रुका रुका के तो आपको अच्छा खुद को नहीं लगेगा। तो इसलिए हम 9:30 बजे तक पहुंच जाते थे, ताकि आधी घंटा में सारा सेटअप हो जाए एंड कस्टमर को अच्छे से सर्व कर पाए। तो मैं 9:30 ही लिख देता हूँ, क्योंकि हम उधर पहुंच जाते थे। एंड आने की कोई टाइमिंग नहीं होती, नो टाइमिंग। ऐसे कोई ऑफिशियल टाइमिंग मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपको काम होता है तो आपको ज्यादा देर रुकना पड़ जाता है। एंड जो ऑफिसर होता है उनको तो कभी रात रात तक भी रुकना पड़ता है, मीन्स लेट नाइट भी रुकना पड़ता है। एंड कभी कभी अगर ऑडिट होता है तब तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, आधी आधी रात तक भी रुकना पड़ता है। तो इसमें बस यही एक ड्रॉबैक है, कोई टाइमिंग नहीं होती जाने की। तो एक एक तो हो गया वर्क प्रेशर एंड ये टाइमिंग वाला। तो ये दो सबसे ज्यादा मीन्स नेगेटिव पॉइंट्स है कमर्शियल बैंक में। बाकी सैलरी वाइज देखो तो आपको सैलरी तो अच्छी खासी मिल जाती है, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये 4 महीने काम करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बहुत बहुत कुछ सीखने मिला, नए लोगों से मिला एंड प्रेशर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस आया, जो कि थ्रू आउट द लाइफ मुझे हेल्प करेगा। एंड कभी मैं घर से दूर गया नहीं था, लाइक हमेशा घर में ही रहता था, आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया था। तो इस बार थोड़ा दूर जाना पड़ा, अकेले रहने का एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं वहाँ रहता था एक घर में रेंट लेके। एंड मुझे सीरियसली खाना वाना बनाना तो आता नहीं। तो एक मेड भी थी, वो सुबह का एंड रात का खाना बना देती थी। एंड दिन का खाना हमारे बैंक में होता था। एंड बैंक के लिए भी ऐसा नहीं कि बैंक फ्री देता था, उसके लिए भी अलग से एक चार्ज होता था, जो कि हमारी सैलरी में से काटा जाता था एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड मैंने अपने बैंक के सामने ही ऐसा घर ढूंढा था, ताकि आने जाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा फार नहीं था, एकदम सामने में था। जाने में सपोज 10 मिनट भी नहीं लगती होगी, वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई अगर व्हीकल लेकर जाए तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। एंड वो रूम तो आप सभी ने देखा ही होगा, क्योंकि काफी सारे वीडियोस मैंने वो रूम में रहते हुए भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार चेक कर सकते हो। उसमें पूरा रूम तो अच्छे से नहीं दिख रहा, बट एक ग्लिम्स आपको मिल जाएगी रूम की। एक छोटा सा था, मैं एक वॉशरूम था एंड मतलब एक ही रूम में वॉशरूम भी अटैच था एंड किचन भी अटैच थी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा, एंड जब भी हो तो आप कोशिश करना कि बैंक के सामने ही कोई एक रूम ले पाए, क्योंकि दूर होगा तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, वो अलग। बाहर जाकर जितनी कम दिक्कतें हो सके उतना अच्छा है। एंड कमर्शियल बैंक्स में तो 2 days हॉलीडे नहीं होता था, लाइक RBI में तो मुझे मंडे टू सैटरडे काम करना पड़ रहा है, मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ रहा है। बट कमर्शियल बैंक्स में हमें मंडे टू सैटरडे होता है एंड ओनली सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे हमें ऑफ मिलता है, सेकंड एंड फोर्थ। एंड जब भी मुझे सैटरडे एंड संडे 2 दिन ऑफ मिलता था, मैं अपने घर वापस आ जाता था, 2 दिन एंजॉय करता। देन अगेन मंडे को मॉर्निंग में मैं निकल जाता एंड मेरा आना जाना होता था बाई ट्रेन। एंड मैंने अपने ट्रेन की आने जाने की थोड़ी बहुत क्लिप भी बना रखी थी, छोटी 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 सी क्लिप, थोड़ी सी, आप उसे देख के थोड़ा सा मजा ले सकते हो। तो ओवरऑल मुझे काफी कुछ सीखने मिला कि अकेले कैसे रहते हैं एंड ऑल। एंड इस सब के बीच मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कि मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। एंड मन कर रहा है कि आप सभी के साथ भी शेयर करूं। मैंने सोचा नहीं था कि शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक शेयर करता हूँ। मतलब जहाँ मैं रहता था, वहाँ एक दोस्त ने मुझे बताया कि इधर थोड़ा नेगेटिव एनर्जी रहती है। आप समझ ही होंगे कि भूत का वास है और
बट मैं सब पे एकदम ही बिलीव नहीं करता था। लेकिन उसने मुझे रात के टाइम पे ये स्टोरी बताई थी एंड मैं काफी ज्यादा डर गया था एंड 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब सोया तो था लेकिन काफी ज्यादा डर डर के। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे वो एनवायरनमेंट में रहने की भी आदत पड़ गई। फिर अभी अगर मैं कहीं अकेला रहता हूँ मुझे कोई अभी भूत की स्टोरी सुनाए, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी चाहे आए या ना आए, ऐसा तो मैं मानता तो हुई नहीं अभी तक भी, तब भी मुझे एकदम भी डर नहीं लगेगा, ये मैं श्योर हूँ। तो ये भी एक एडवांटेज मेरे लिए हुआ, क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं प्रमोशन लेता हूँ आरबीआई में भी, या मुझे बाहर तो जाना ही है, तो इस चीज से तो कभी भी मुझे डर नहीं लगेगा। तो आई होप कि आपके एसबीआई रिलेटेड या कोई भी कमर्शियल बैंक रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या काम होता है, क्लर्क में क्या डिफरेंस होता है, पीओ में क्या डिफरेंस होता है, क्लर्क का क्या काम, पीओ का क्या काम। देन थोड़ी हायरार्की भी मैंने समझा दी, देन टाइमिंग के बारे में भी बता दिया कि क्या टाइमिंग होती है। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने बताया कि मैं कैसे रहता था रेंट पे, खाना बनाने वाली आती थी, दिन का बैंक में होता था, फिर आना जाना ट्रेन के थ्रू, वो भी जब सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे होता था। फिर एक स्टोरी जो भी बताई। तो एक्सपीरियंस तो ऐसा और भी बहुत कुछ होगा बताने के लिए, लेकिन एक वीडियो में इतना सफिशिएंट है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह आने वाले समय में रेगुलर वीडियोस ला पाऊँ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।